So hello all, I welcome you all in our next video, Priyag Public School for class 8, right? And the topic that we are going to start, or the chapter that we have already started, is lesson 7 clauses, right? So if you remember in our last video, we have gone through the definition of clauses or clause with examples, right? And we have also covered three or types of clauses, that is principal clause, main clause, or independent clause. Then second type is subordinate clause or dependent clause, and then third type is coordinating clause. We have covered these clauses as well as their examples and stuff, right? So let's proceed with adjective clause, right? So over here I have written subordinate और dependent clause, right? तो subordinate clauses क्या होते हैं, वो dependent clause होते हैं. क्यों? क्योंकि ये किसी भी, ये subordinate clause का मतलब है dependent clause हमने लिखा है, इसका दूसरा नाम क्या है subordinate का dependent. तो subordinate या dependent clause क्या होते हैं, दूसरे clauses पे depend करते हैं, या खासकर main clause या principal clause या independent clause पे depend होता है अपनी meaning को express करने के लिए या बताने के लिए. तो इसी वजह से ये क्या कहलाता है, डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? सो यही डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज फर्दर डिवाइडेड है तीन क्लॉजेस में. पहला है एडजेक्टिव क्लॉज, सेकंड एडवर्ब क्लॉज, देन थर्ड इज नाउन क्लॉज. लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस इट देम वन बाय वन. फर्स्ट इज एडजेक्टिव क्लॉज, राइट? सो लेट्स सी व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज. A dependent clause that functions as an adjective in a sentence is called adjective clause, right? So एक dependent clause जो कि function किसकी तरह कर रहा है, adjective की तरह. और clause मैंने आपको बताया है कि clauses जो होते हैं वो होते हैं parts of a sentence. कई बार एक clause को हम sentence मान लेते हैं तो वो हमारा main clause, principal clause या independent clause कहलाता है. तो हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस भी हो जाता है. क्यों? क्योंकि वही अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग जो होता है सेंटेंस का वो एक्सप्रेस कर रहा होता है. इसीलिए हम उसे क्या मान लेते हैं, मेन क्लॉज मान लेते हैं, या इंडिपेंडेंट क्लॉज मान लेते हैं, या आप कह लो प्रिंसिपल क्लॉज मान लेते हैं. प्रिंसिपल मीन्स मेन, राइट? पर कई सारे ऐसे क्लॉजेज जो होते हैं, या कई सारे ऐसे क्लॉजेज भी होते हैं जो अपनी मीनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. उनको डिपेंड होना पड़ता है किस पे, उस मेन क्लॉज पे. तो ऐसी क्लॉजेज को हम क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज. अब यहाँ पे क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज. और क्लॉज मैंने आपको ये भी बताया है कि क्लॉज फॉर्म्स द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस. कई बार एक क्लॉज को मिला के, एक क्लॉज को बना के या लिख के सेंटेंस पूरा का पूरा सेंटेंस बन जाता है. कई बार हमें क्या करना पड़ता है, दो तीन क्लॉजेस को मिला के सेंटेंस बनाना पड़ता है या सेंटेंस बनता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान लो इंडियन टीम है, क्रिकेट टीम. तो एक प्लेयर है, दो प्लेयर है, ऐसे कितने प्लेयर हम मिला के बनाते हैं, 11 प्लेयर. तो 11 प्लेयर को आप एक एक करके मान सकते हो क्लॉजेज. अब जब यही एक सारी क्लॉजेज एक साथ, या 11 प्लेयर जब एक साथ मिल के मिलते हैं तो क्या बनता है, एक टीम, राइट? सो डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो फंक्शन करता है एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. मतलब कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज जब वो फंक्शन करता है एडजेक्टिव की तरह तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट? देयर वर्क इज टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन. अब इनका ये जो डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहे हैं, उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन या प्रोनाउन. जो उनके साथ वाले सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन लिखा रहता है उनको ये डिस्क्राइब करते हैं या मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा एक एग्जाम्पल लिखूँ, सो लिखा हुआ है अ बॉय, राइट? तो ये बॉय इज अ नॉर्मल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आई हैव रिटन. पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अ गुड बॉय, ठीक है? तो ये क्या था, ये है आर्टिकल हमारा, ये है यू कैन से नाउन, कॉमन नाउन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है? उन्हीं के बीच में मैंने एक वर्ड लगा दिया, क्या, गुड. अब ये गुड जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को. तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इट विल बी नोन एज एडजेक्टिव, राइट? क्योंकि ये इस नाउन के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों ये कहला रहा है, इसमें ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि गुड लिखा है तो वो एडजेक्टिव है, राइट? बट क्योंकि ये मॉडिफाई या डिस्क्राइब इसको कर रहा है इस नाउन को, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव. उसी तरह सेम इस एग्जाम्पल को बताने का एक रीज़न ये भी है कि आपको बता सके कि ये डिपेंडेंट क्लॉज जैसे ही
किसी लिखे हुए उसके साथ वाले सेंटेंस में लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन को जैसे ही ये डिस्क्राइब करता है वैसे ही ये कहलाता है क्या, एडजेक्टिव। और पूरा मिलके क्या बच जाता है, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। ओके, देखते हैं ये वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं दूसरे नाउन या प्रोनाउन को, वो क्या होते हैं, whose, whom, सॉरी who, whom, which और that। तो ये सारे वर्ड होते हैं जो कि आपको इस क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लिखे हुए क्लॉज में जो भी नाउन या प्रोनाउन लिखे होते हैं उनको ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उन्हीं को आप ये कह लो कि पॉइंट आउट करते हैं। और जैसे वो पॉइंट आउट करते हैं तो यही डिपेंडेंट क्लॉज क्या कहलाने लगता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाने लगता है, राइट। नाउ लेट अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल दिस एडजेक्टिव क्लॉज। एग्जांपल 1 आई हैव रिटन, द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माय सिस्टर, राइट। सो अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि वो लड़की जो लास्ट बेंच पे बैठी है वो मेरी बहन है, राइट। सो द गर्ल, अब यहाँ पे ये गर्ल क्या हुआ, ये हुआ हमारा, अगर पूरा देखें तो ये सब्जेक्ट है, पर अगर सिर्फ गर्ल की बात करेंगे तो क्या है, नाउन है, जो कि कॉमन नाउन आप मान सकते हो इसे, ठीक है, कॉमन नाउन, राइट। अब यहाँ पे हु आ रहा है, अब इसका मतलब है कि ये हु जो है वो किसकी बात कर रहा है, वो हु जो है ये गर्ल की बात कर रहा है कि वो लड़की जो लास्ट बेंच पे बैठी है। तो जो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये जो वर्ड है वो हु की तरह इस हु वर्ड से काम कर रहा है। और ये हु वर्ड किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है या किसके बारे में बात कर रहा है, इस गर्ल के बारे में। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेंटेंस है, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये पूरा किसके बारे में बात कर रहा है, ये पूरा इस लड़की के बारे में बात कर रहा है, या पूरा का पूरा ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो टोटली किसके बारे में बात कर रहा है, इस लड़की के बारे में। और ये लड़की अगर देखा जाए तो क्या है, कॉमन नाउन। अब क्योंकि ये कॉमन नाउन है और दूसरी बात ये इसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है कि हो सकता है कई सारी लड़कियां इस बेंच के आसपास हो, पर ये उसी लड़की की बात कर रहा है। ये जो भी इंसान जो ये कह रहा है कि ये मेरी बहन है, ये हो सकता है उस बेंच के पास कई सारी लड़कियां आसपास खड़ी, बट उस बेंच पे जो लड़की बैठी हुई है, जैसे यहाँ पे सिटिंग आ रहा है, जो लड़की बैठी हुई है वही इसकी बहन है। तो इसका मतलब है जो बैठी हुई है उसी को ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं हु से। और खासकर कौन सा वर्ड कर रहा है, हु कर रहा है, और इस गर्ल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स या ये पर्टिकुलर क्लॉज है जो कि किसको रेफर कर रहा है, इस गर्ल को। एंड दैट इज व्हाई दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इज अ क्लॉज इन दिस सेंटेंस इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। समझ में आया आपको? फिर से एक बार मैं देख लेता हूँ। द गर्ल हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माई सिस्टर, मतलब लास्ट बेंच पे जो लड़की बैठी हुई है वो मेरी बहन है, ये स्पीकर कह रहा है, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है, अगर द गर्ल मानेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम गर्ल लेंगे तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या आते हैं, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। अब हु जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड, हु से लेकर के बेंच तक ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि क्या बन रहे हैं, जो कि हमारा किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, क्लॉज के तरीके। और यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको रेफर कर रहे हैं, इस लड़की को जो कि लास्ट बेंच पे बैठी हुई है। उस लड़की को कौन सा वर्ड खासकर रिफ्लेक्ट कर रहा है, हु। तो हु से जब ये गर्ल कॉमन नाउन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या हो रही है ये लड़की, जिसका मतलब है ये सारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। सेकेंड वाला सेंटेंस देखते हैं। द गर्ल वोर द ड्रेस दैट जॉन गेव हर, राइट। अब इसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा कि उस लड़की ने वो ड्रेस पहना था जो कि जॉन ने दिया था, राइट। तो यहाँ तक सही है, द गर्ल वोर द ड्रेस, राइट, यहाँ तक तो सही है कि उस लड़की ने ड्रेस पहना था। पर यहाँ पे अगर देखते हैं दैट जॉन गेव हर, तो ये अगर देखते हैं ये ग्रुप ऑफ कुछ वर्ड्स हैं, राइट, जो कि किसकी तरह काम कर रहे हैं, क्लॉज की तरह, ठीक है। ये क्लॉज की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा सेंटेंस इसको पढ़ के तो पता नहीं चल रहा है कि किसके बारे में बात करें। अब जॉन ने दिया, पर क्या दिया, कैसे दिया, क्यों दिया, किसको दिया, ये नहीं पता चल रहा है। अगर हम सिर्फ इतनी बात करें तो ये अपने आप में क्या है, क्लॉज है। अब ये जो क्लॉज है उसमें एक वर्ड हुआ है, वर्ड यूज हुआ है दैट। अब ये दैट जो है ये किसको रेफर कर रहा है, ये दैट रेफर कर रहा है इस ड्रेस को। और ये ड्रेस अगर हम बात करें तो अगेन ये ड्रेस क्या है, नाउन है। तो ये दैट जो है इसको रेफर कर रहा है ड्रेस को, जो कि नाउन है। तो इसका मतलब है इस नाउन के बारे में और ज़्यादा
डिस्क्रिप्शन या और ज़्यादा नॉलेज हमें किससे मिल रही है, जब हम आगे इस क्लॉज को, इस पर्टिकुलर क्लॉज को जब आगे हम पढ़ रहे हैं इस सेंटेंस के बाद, तब हमें इस ड्रेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल रही है कि ये ड्रेस भले ही इस लड़की ने पहना था, पर ये ड्रेस दिया किसने था, उस जॉन ने। तो इस ड्रेस के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस क्लॉज से पता चलती है कि वो ड्रेस किसने दिया था, जॉन ने। तो जब ये दैट या ये पर्टिकुलर वर्ड जो कि लिखा हुआ है एज अ क्लॉज किसको रेफर कर रहा है, इस ड्रेस को, और ये ड्रेस क्या है, नाउन। तो दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और दिस पर्टिकुलर क्लॉज इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, बिकॉज these group of words which is playing the role of a clause is describing or telling more about this dress which is a noun, right? दूसरा देखते हैं my mother wore a sari which I gave her, right? अब अगर देखें तो my mother wore a sari मतलब मेरी मम्मी ने साड़ी पहनी थी, which I gave her, यहाँ पे आया है which I gave her, जो मैंने दी थी, right? अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक साड़ी की बात हो रही है जो कि किसने पहन रखी है, स्पीकर की मदर ने, राइट? विच आई गिव हर। तो अगर फिर से यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक है क्लॉज। क्यों क्लॉज है, क्योंकि हम ये एक मान लो डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि इसकी पूरी मीनिंग किस पे डिपेंड कर रही है, इस पे। और ये जो हमारा है ये तीनों सेंटेंस में, ये वाला और उसके बाद ये वाला, द गर्ल राइट इज माई सिस्टर, इसके बाद ये सारा ये किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, मेन क्लॉज, राइट? मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इसको किसी और चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं कि अपने आप में मीनिंग एक्सप्रेस कराए। पर अगर इस क्लॉज की बात करें जो कि क्लॉज है, क्योंकि पार्ट ऑफ अ सेंटेंस क्लॉज है, तो पर इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमें तभी मिलेगी जब हम इस वाले सेंटेंस से इसको जोड़ रहे हैं, तभी हमें मिल रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल विच आई गिव हर, विच आई मतलब जो मैंने दिया था। अब क्या दिया था, किसको दिया था, कब नहीं दिया था, कब दिया था, ये हमें इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं पता चलेगी जब तक कि हम उस पर्टिकुलर क्लॉज को इस पर्टिकुलर क्लॉज से नहीं जोड़ेंगे, जो कि अपने आप में ये क्या है, मेन क्लॉज है, और ये क्या है, डिपेंडेंट, राइट? और उसी के साथ साथ लिखा हुआ है क्या, विच। तो ये विच किसको रिफर कर रहा है, साड़ी को रिफर कर रहा है। और साड़ी अगर देखा जाए तो अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि साड़ी हम सभी सारे साड़ियों को बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम तो नहीं है क्या किसी कंपनी का, तो हम तब तक उसको प्रॉपर नाउन नहीं ट्रीट करेंगे, हम कॉमन नाउन ही ट्रीट करेंगे। तो साड़ी क्या है, विच आई गेव हर, जो मैंने दी थी। ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में एक क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज किसको, खासकर ये वर्ड जो विच लगा हुआ है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इस साड़ी को। तो ये साड़ी क्या है, कॉमन नाउन है। और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ क्लॉजेस इस साड़ी को और मॉडिफाई कर रहे हैं या उस साड़ी के बारे में या साड़ी के बारे में और बता रहे हैं, दैट इज वाई इट विल बी ट्रीटेड, दिस ग्रुप ऑफ क्लॉजेस विल बी ट्रीटेड एज एडजेक्टिव क्लॉज, right? So this was example from one of your question which is given on page number 50, right? So you can over there you can solve this question as well. Now the fourth one, which is the last example. We send a letter to our friend who stays abroad, right? अब अगर इसकी बात करें तो यहाँ से लेकर के we sent a letter to our friend, अगर यहाँ तक बात करें फ्रेंड तक मान लो, ठीक है, फ्रेंड तक मान लें, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में अगर देखा जाए तो ये मेन क्लॉज। क्यों, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहा है और इसको पढ़ के हमें पूरी की पूरी मीनिंग पता चल रही है कि हाँ कोई है जो ये कह रहा है कि हमने अपने दोस्त को लेटर भेजा, खत्म, ठीक है। अब देखते हैं हु स्टेज अब्रॉड, अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, क्लॉज है, ठीक है। अब देखो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, क्लॉज है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है, क्लॉज है। पर ये क्लॉज कैसा है, डिपेंडेंट है। ये क्लॉज कैसे हैं, यहाँ से वी से लेकर फ्रेंड तक, ये है मेन क्लॉज या आप कह लो इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है। जबकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्लॉज है, अगर हु से लेकर के अब्रॉड तक देखा जाए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन रहे हैं, क्लॉज तो बन रहे हैं, राइट? पर ये पूरा का पूरा इसकी मीनिंग डिपेंड किस पे हो रही है, मेन क्लॉज पे। क्योंकि अगर आप देखो कि हु स्टेज अब्रॉड, जो बाहर रहता है, अब बाहर कौन रहता है, किसके साथ रहता है, कैसे रहता है, कैसे नहीं रहता है, क्यों रहता है, कब रहता है, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये तभी मिल पाएगी जब हम इससे, मतलब इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं कि इससे ही रिलेटेड, इस सेंटेंस से रिलेटेड, पर इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें मेन क्लॉज से ही मिलेगी। तो ये भी एक क्लॉज है और ये भी एक क्लॉज है। पर ये कैसा क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिपेंड हो रहा है इस पर, मेन क्लॉज। अब देखते हैं आगे।
लिखा है वी सेंड अ लेटर टू आवर फ्रेंड, हमने एक लेटर अपने दोस्त को भेजा, हु स्टेज अब्रॉड, जो कि बाहर रहता है। अब अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ से हु से लेकर के अब्रॉड तक देखें तो ये क्लॉज है, और ये हु जो है वो किसको रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है फ्रेंड, जो कि क्या लिखा हुआ है आप इसे मान सकते हो एज अ कॉमन नाउन, क्योंकि फ्रेंड है तो कॉमन है, कॉमन नाउन है। तो हु या हु ले लो, या ये ग्रुप ऑफ सारे वर्ड जो कि क्लॉज की तरह लिखे गए हैं वो रेफर कर रहा है किसको, फ्रेंड को, मतलब ये और ज़्यादा उस फ्रेंड के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि ये अगर पूरी तरीके से देखा जाए तो ये है कि हमने लेटर लिखा तो अपने दोस्त को जो बाहर रहता है, तो इस फ्रेंड के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्लॉजेज जो कि डिपेंडेंट क्लॉजेज है, और ये पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसको रेफर कर रहे हैं, फ्रेंड को। फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव आप सोच रहे हो कि एडजेक्टिव क्यों कहला रहा है, इसका बस एक ही रीज़न है, बिकॉज दे आर टेलिंग अबाउट नाउन, राइट। और एडजेक्टिव का ये डेफिनेशन भी होता है कि एडजेक्टिव, एक वर्ड एडजेक्टिव तभी कहलाएगा जब वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ आप चारों सेंटेंसेस में देख सकते हो कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो कुछ ना कुछ उस नाउन, उसके साथ के लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे इस गर्ल के बारे में इन्फॉर्मेशन आई कि वो लड़की जो कि बेंच पर बैठी हुई है, तो कौन बेंच पर बैठी हुई है, वो लड़की, और वही उसकी बहन। फिर आया कि वो ड्रेस, लड़की ने ड्रेस पहना तो हुआ था पर दिलाया किसने था, जॉन ने, तो उस ड्रेस को और मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये क्लॉज, राइट। तो वो क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज। उसके बाद द मदर वोर अ साड़ी विच आई गेव हर, अब उसकी मदर ने तो साड़ी पहनी थी पर उस साड़ी की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ क्लॉज, ठीक है, जो कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि क्लॉज की तरह लिखे हुए। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें साड़ी के उससे मिलेगी जो मैंने दी थी साड़ी। तो साड़ी क्या है, कॉमन नाउन है, और क्योंकि ये सारे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि क्लॉज हैं ये इसको डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। क्योंकि इन्हीं सारे वर्ड से, इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड से हमें किसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ ना कुछ नाउन या लिखे हुए नाउन या प्रोनाउन के एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा। ये पहली बात है कि क्लॉज है, इसलिए ये क्लॉज तो है ही है, और ऊपर से ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है, और क्लॉज तो वो अपने आप में है, तो पूरा मिला के क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। तो उसी तरह इस वाले सेंटेंस में भी है कि फ्रेंड लिखा हुआ था पर ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो क्या है, क्लॉज है। अब यही ग्रुप ऑफ वर्ड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें फ्रेंड के बारे में दे रहे हैं कि जो बाहर रहता है, तो इस फ्रेंड के बारे में हमें और ज़्यादा जानकारी मिल रही है। अब जब ज़्यादा जानकारी मिल रही है तो ये क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव, और क्लॉज तो ये हाई है, तो इसका मतलब है पूरा मिला के क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। So your students, your homework is that you all have to write down the contents given on page number 53 and 54, right? So as you know that we have completed today adverb class, right? So you have to write down contents which are given on page number 53 and 54 along with the exercises, that is B and E, right? In your classwork copy you have to write down all the things in your classwork copy. Then learn all the definition and exercises of lesson 7. Then lesson 7 से जितना भी अभी हमने पढ़ लिया है जहाँ से भी और आज तक जो भी हमने पढ़ा है, you all have to learn all the definitions and exercises of this particular lesson, right? So class, in our next class we will go through this noun clause and adverb clause, right? So till then stay safe and take care. Thank you class.